हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2020 सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। कल हमने पार्ट 1 किया था, तो आज हमने करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ए है, डिज़ाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व टू बी प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 484 मीटर ऑन नेशनल हाईवे विद डबल इन पासिंग थ्रू हेवी रेनफॉल एरिया। फॉलोइंग डिज़ाइन डेटा इज गिवन। रोलिंग डिज़ाइन स्पीड दे रखा है, टाइप ऑफ टेरेन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन दे रखा है और व्हील बेस ऑफ डिज़ाइन व्हीकल दे रखा है। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ रेडियस 484 मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी दे रखा है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन जो है 1/n जो है 1/150 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाती है, 150 आ जाती है ना, 150। यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, व्हील बेस दे रखा है हमारा 6 मीटर। ठीक है, और ये हमारा डबल लेन है ना, नंबर ऑफ लेन डबल लेन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। यही तो डिज़ाइन करना है ना, डिज़ाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिज़ाइन करने के लिए भी कुछ कंडीशन है जो हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होता है, मैक्सिमम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन और एज पर IRC। ठीक है, ये तीनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा। पहला क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ हो जाते हैं LS इज इक्वल टू VQ अपन CR। ठीक है, LS इज इक्वल टू VQ अपन CR। ठीक है, ये जो V है हमारा, ये मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड मिलेंगे, और C हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, जो हम फाइंड करना पड़ेगा 80/75 प्लस B। ठीक है, यहाँ पे जो भी है ये हमारा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो अब चलते हैं रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे फाइंड करते हैं, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, रेनफॉल हमारी हैवी थी, है ना, एरिया जो था वहाँ पे हैवी रेनफॉल था, तो यहाँ पे हो जाएगी LS इज इक्वल टू E/N N2 विथ ऑफ पेमेंट प्लस एक्स्ट्रा वार्निंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड में होता है आई एज पर इंडियन नोट कांग्रेस। ठीक है, तो LS इज इक्वल टू 2.72 V² अपन आर। ठीक है, अब इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा। यहाँ पे भी जो हमारे किलोमीटर पर आवर में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कुछ C है, जैसे C को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, और R हमारा रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे W जो हमारा विथ ऑफ पेमेंट है, विथ ऑफ पेमेंट है, समझ में आ रही है, विथ ऑफ पेमेंट। और WE जो है हमारा वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, और यहाँ पे V जो R जो हो गया हमारा रेडियस हो गया, V हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ रही है। अब इन तीनों में जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी वही हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू VQ/CR। तो V को हम किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 0.278 V⁴ अपॉन CR कर सकते हैं क्या। यहाँ पे 0.278 कैसे लिए, हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो ये अपन 5/18 को ही हम डेसिमल में लिखोगे तो 0.277 समथिंग आएगा, तो 0.278 हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C हमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, तो 80/75 प्लस B, 75 प्लस B। ठीक है, तो 80/75 और भी हमारा क्या 80 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है हमारा वैल्यू 0.516, है ना, 0.516। अब देखो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है,
जो अगर फुलफ़िल करते हैं तो ठीक है, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.8 से लेस होना चाहिए और 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हमारी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है। 0.516 जो है हमारा 0.5 से ग्रेटर है और 0.8 से कम है, तो क्या हो गया हमारा, तो ये वैल्यू को हमने अडॉप्ट कर लेनी है। अब इस वैल्यू को पुट कर देना है इस फार्मूला में, और हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेनी है। तो 0.278 इंटू 80 टू द पावर 3 अपॉन 0.516 इंटू 484, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 44.04 मीटर। चलो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं क्या, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो यहाँ अज्यूम कर लेना है कि जो पेवमेंट है अबाउट इनर एज के रोटेट कर रहा, ठीक है। अज्यूमिंग पेवमेंट इज रोटेट अबाउट इनर एज, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाएगा, एल एस इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन इंटू एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रही है, ये हमारा क्या है, सुपर एलिवेशन है। तो कैसे फाइंड करते हैं इसको, तो हमें पता है फॉर मिक्स ट्रैफिक के लिए ये जो होता है वी एस को अपन 225 बार यही तो होता है कुछ, ठीक है। अब वी को हम 80 के स्क्वायर अपॉन 225 इंटू 484, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 5.87 समथिंग है ना परसेंट में, तो 0.0587 हो गया। तो इसमें भी अगर डिज़ाइन क्राइटेरिया को फुलफिल करना देखें तो यहाँ पे होता है कि सुपर एलिवेशन 7% से लेस होना चाहिए था, ठीक है। अगर 7% से लेस नहीं होता तो हमने क्या कर 7% एज्यूम कर लेना होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है 7% से लेस है, तो हम ये वैल्यू को अडॉप्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, बात यहाँ पे समझ में आ रही है। अब सेकंड नंबर वाली बात क्या हो रही है, यहाँ पे विथ ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो विथ ऑफ पेमेंट डबल लेन के लिए बोला ना, सिंगल लेन होता तो 3.5 होता, डबल लेन है तो 3.5 इंटू 2, तो यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 7 मीटर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की ना, WE एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू WP अपॉन WM, ठीक है, मैकेनिकल वाइडनिंग। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होता है, V अपॉन 9.5 अंडर रूट R, यही कुछ होता है। और मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है, NL स्क्वायर अपॉन 2R। यहाँ पे L हमारा व्हील बेस है, N हमारा नंबर ऑफ लेन है, ठीक है, R जो हमारा रेडियस होगा, V हमारा वेलोसिटी हो गया। तो सारी वैल्यू को पुट कर दो, 9.5 अंडर 484 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू व्हील बेस हमारा 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 484। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जा रही है यहाँ पे 0.457 मीटर, ठीक है। ये हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ गई। चलो इन सारी वैल्यू को हमने क्या करनी है, इस फार्मूला में पुट कर देनी है, और हमें फाइंड कर लेना है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ई हो गया हमारा क्या 0.0587, एन की वैल्यू हमने 150 लेना है, और डब्ल्यू हमारा हो गई 7 प्लस 0.457। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो हमारी वैल्यू आ जा रही है 65.658 मीटर, ठीक है। तो हमने रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग भी हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है। तो चलो जी वहाँ फाइंड करते हैं। तो एज़ पर IRC LS इज इक्वल टू 2.7 बी स्क्वायर अपन आर होता है, ठीक है। 2.7 बी स्क्वायर अपन आर, तो 2.7 इंटू 80 के स्क्वायर अपॉन 484। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ जा रही है 35.7 मीटर, है ना, 35.7 मीटर। चलो हमने फाइंड कर लिया। अब देखना है कि इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी, वही लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होना था, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या है या सेकंड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू, हम तीनों को देख लेते हैं। उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा। तो फर्स्ट वैल्यू तो 44.04, ठीक है। सेकंड जो थी हमारी सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग LS इज इक्वल टू 65.658 मीटर। थर्ड जो थी IRC के अकॉर्डिंग LS इज इक्वल टू 35.70 मीटर, ठीक है। तो इन तीनों में ये बड़ी है सेकंड नंबर वाली, तो ये हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा।
ये वैल्यू को हमने अडॉप्ट कर लेनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मैक्सिमम ऑफ एबव 3, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट एंड कंपेयर एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस एंड कंपोस्टिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस और कंपोस्टिंग प्रोसेस दोनों देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इस नाम से हमें बहुत चीज़ क्लियर हो रही है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि एनारोबिक डाइजेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनारोबिक बोल रहा। अगर एरोबिक होता तो हमने यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होने वाली है, ये सारी प्रोसेस जो होगी वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। जो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होने वाला जो है वो हमारे ये होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलो ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी जो होगा रिकवर, वो किसके फॉर्म में होगा, मिथेन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रिकवरी द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मिथेन, है ना। तो इस पॉइंट को लिख लो, recovery the energy in the form of methane, in the form of methane, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। क्या होता है कि एनारोबिकली स्लज जो होता है, डाइजेस्टिव स्लज की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, उसमें एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो क्या करता है, हमारा प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव कर सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं एनारोबिकली डाइजेस्टिव स्लज कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिखना ज़रूरी है। एनारोबिकली डाइजेस्टिव स्लज कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग टाइम की, है ना, प्रोसेसिंग टाइम की। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जो प्रोडक्शन होता है तो बायोगैस का एरोबिक से लेस होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम की बात कर रहे थे ना, प्रोसेसिंग टाइम की। तो प्रोसेसिंग टाइम इसका 20 to 30 डेज़ होता है, अप्रॉक्स 3 to 4 वीक, है ना, 3 to 4 वीक। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने डिस्कस करनी है कंपोस्टिंग, ठीक है। चलो अब हम कंपोस्टिंग में आते हैं। तो ये कंपोस्टिंग प्रोसेस जो होता है वो एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये प्रोसेस की जो हम ये कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो हम एरोबिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एरोबिक का क्या मतलब होता है, एरोबिक जो होता है वो एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो एनारोबिक होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चलो ये तो बात समझ में आई। कंपोस्टिंग ये भी प्रोसेस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी। अब इसकी बात कर लें क्या कि इसकी एनर्जी जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो नन लिखते हैं, द एनर्जी प्रोड्यूस नन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग टाइम का। नहीं, इससे पहले ये बात करो कि इसकी बेनिफिट भी है कि अगर इसको कंपोस्ट करते हैं, वेस्ट को हम कंपोस्ट करते हैं सॉइल में, तो क्या करते हैं ना, सॉइल में प्रोड्यूस होता है हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है ना, हमारा पुअर सॉइल होता है वो रिजेनरेट शुरू हो जाता है और हेल्दी हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है इससे, प्रोड्यूस हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग टाइम क्यों, ठीक है। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 12 वीक होता है ना, 12 वीक। और एक चीज़ डिस्कस कर लें इसका, 3 मेजर टाइप ऑफ कंपोस्टिंग सिस्टम होते हैं, यूज़ होते हैं। पहला जो बात कर रहे हैं वो एरेटेड स्टैटिक पाइल्स, और दूसरा जो होता है वो होता है विंडो, और हो गया आपको इन्वेसल सिस्टम, ठीक है। ये सब जो होता है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसकी प्रोसेसिंग टाइम के बारे में हम डिस्कस करें तो प्रोसेसिंग टाइम इसका 12 वीक है, ठीक है, 12 वीक। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख प्रोड्यूस सॉलिड वेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5 kg per capita per day. If the waste is compacted to a density of 1500 kg per meter cube, how much volume of landfill site is needed in a year? Assuming ratio of solid waste to cover is 4:1, what volume of cover soil is needed in a year? What type of soil would you recommend as a cover? चलो देखते हैं फिर यहाँ पे जो फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये देख लें कि क्या क्या गिवन है। हमारे यहाँ पे गिवन है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी सबसे पहले, या उसको कह सकते हैं हम रेट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन। सबसे पहले तो पॉपुलेशन देखो ना, पॉपुलेशन कितनी है, 3 लाख है, 3 लाख हमारी पॉपुलेशन है। 3 × 10⁵ लिख सकते हैं क्या,
और उसके बाद हमने रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करनी है, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 2.5 kg पर कैपिटा पर डे। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी या रेट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन 2.5 kg पर कैपिटा पर डे। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैक्टेड डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात करें तो 1500 kg पर मीटर क्यूब है। लिख सकते हो क्या, डेंसिटी ऑफ वेस्ट वाटर, डेंसिटी ऑफ वेस्ट सॉलिड वेस्ट, सॉरी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट 1500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रही है। और हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ कवर सॉइल इज नीडेड इन ईयर। ठीक है, नीडेड पर ईयर। और हमें फाइंड करनी है टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, और ये भी बताना है कि कौन सी सॉइल सूटेबल है कवर के लिए। ठीक है, रिकमेंड करते हैं हम। तो चलो सबसे पहले ये देख लो ना कि हमें पॉपुलेशन पता है और रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी भी पता है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि पर डे कितना हमें प्रोड्यूस हो पा रहा है। ठीक है, तो टोटल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस इन अ डे क्या हो जाएगा, जितनी पॉपुलेशन है और जितनी प्रोडक्टिविटी दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2.5 × 3 × 10⁵। तो यहाँ से हमें निकल के आ रही है 7.5 × 10⁵ kg पर डे। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, 10⁵ kg पर डे ये हो गई। अब देखो ना कि अगर वॉल्यूम हमें फाइंड करना होता था तो हम क्या करते हैं, मास अपॉन डेंसिटी करते हैं। तो यहाँ पे वही करते हैं ना, जो मास हमें निकली टोटल सॉलिड वेस्ट जो निकला प्रोड्यूस हुआ, अपन अगर कंपैक्टेड डेंसिटी कर देते तो हमें क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट पता चलेगा क्या। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट फाइंड हो जा रहा है 500 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है ना, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वॉल्यूम जो है रेशियो ऑफ सॉलिड वेस्ट टू कवर इज़ 4:1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट अपन वॉल्यूम ऑफ कवर सॉइल इज इक्वल टू 4/1 कर सकते हैं क्या, 4/1 कह सकते हैं। यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ कवर सॉइल की बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट अपन 4। ठीक है, करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट अपन 4 कर सकते हैं क्या। ये सब जो है वैल्यू पर डे में आ रही है, हमें पर ईयर में कन्वर्ट करनी होगी। ठीक है, तो 125 मीटर क्यूब पर डे आ जाएगा यहाँ पे, 500/4 125 मीटर क्यूब पर डे। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो ना हमें सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम पता चल गया, कवर सॉइल के वॉल्यूम पता चल गई, तो टोटल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल साइट रिक्वायर्ड पर डे है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कवर सॉइल। यहाँ तक समझ में आ रही है। चलो तो दोनों को सम कर दो तो हमें पता चल जाता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल साइट रिक्वायर्ड पर डे क्या है, 500 + 125 इज इक्वल टू 625 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, मीटर क्यूब पर डे। अगर इन्हें अब ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कुछ नहीं करना, बस 365 से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है ना। तो हमने कर लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल साइट रिक्वायर्ड इन ईयर इज इक्वल टू 625 × 365 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625 × 365 इज इक्वल टू 228,125 मीटर क्यूब है ना, 1 ईयर में निकल गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कवर सॉइल रिक्वायर्ड इन ईयर है ना, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 125 है ना, 125 × 365। तो यहाँ पे वैल्यू आ जा रही है 45625 मीटर क्यूब है ना, 45625 मीटर क्यूब। अब टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन करनी है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने के पहले कुछ पॉइंट का जिक्र करेंगे, जैसे नेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2016 के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मैनुअल रिकमेंड करती है, उसमें लिखा होता है क्या कि फॉर कवर पर्पस यूज़ क्ले आफ्टर थ्रू कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट से बहुत सारी चीज़ क्लियर हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रिकमेंड करती है, फॉर कवर पर्पस टू यूज़ क्ले आफ्टर थ्रू कॉम्पैक्शन है ना, क्ले। तो यहाँ से टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कवर पर्पस की। ठीक है जी।